तो आज बर्थ पढ़ाते हैं आपको। बर्थ का मतलब ये है कि जब बेबी का टाइम पूरा हो जाए माँ के पेट के अंदर और फिर वो इस दुनिया में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बर्थ। तो इस सिंपली हम लोग कहते हैं, बड़ा आसान सा लगता है ऐसा कहना, बट इसके पीछे क्या क्या प्रोसेसेस है वो कुछ इस तरह से है कि पहले तो आप कुछ टर्म्स ज़रा सीख ले। प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जब फीमेल के अंदर एक ख़ास टाइम पे स्पर्म और अंडा मिल जाए। ख़ास टाइम में इसीलिए कहता हूँ कि फीमेल में तो चूँकि हर महीने अंडा तो रिलीज़ हो जाता है, अंडा जब रिलीज़ हो जाएगा तो अंडे और स्पर्म की मुलाकात हमेशा कहाँ पे होती है? ओविडक्ट के अंदर। तो एक ख़ास टाइम, जब मैं बोल रहा हूँ ख़ास टाइम मीन्स कि वो एक डे है। मिसाल के तौर पर पूरा साइकिल कितने दिनों का है? 28 दिन का है। एक साइकिल एक महीने का होता है ना। उस साइकिल में जैसे ही एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से लेकर 5वां, 6वां, 7वां वो छोड़कर असल जो जहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के, वो है डे नंबर 9, डे 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक। ये जो दिन है बड़े खुशकिस्मत दिन है, लकी डेज होते हैं। कब से? जब फीमेल में एक बार बीमारी स्टार्ट हो जाए, ब्लीडिंग जब ख़त्म हो जाती है 5वें 6ठे दिन जब ब्लीडिंग ख़त्म हो जाएगी, फिर 90 दिन से 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें दिन तक जो है बड़ा ज़बरदस्त चांसेस होते हैं कि उसमें जो है स्पर्म और अंडे के साथ मिल जाए। उसके बाद चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि अंडा ओविडक्ट से निकल चुका होगा, सो फिर बहुत सारे फिर चांसेस नहीं होंगे फर्टिलिटी के। सो प्रेगनेंसी मीन्स कि स्पर्म का जब अंडे के साथ अपने एग्जैक्ट टाइम पे मुलाकात हो जाए, वो मिल जाए, तब इसको हम लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी हो गई। और हाँ, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो जो माहवार बीमारी थी, मेंसेस थे, वो बंद हो जाएंगे, फिर वो अगले महीने को नहीं आएंगे, फिर वो नहीं आएंगे। तो फीमेल के लिए किस्म का इशारा है कि वो माँ बनने वाली है, उसकी बीमारी स्टॉप हो गई है, राइट? ओके। एंड देन वी हैव जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये है वो टाइम जिसमें बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है, और वो कितने महीने हैं? 9 महीने या 280 डेज, 280 दिन या 9 महीने तक ये बच्चा माँ के पेट के अंदर पड़ा होगा। और एक बहुत ही हार्ड वर्किंग हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन 9 महीने अपनी मेहनत करेगा, ठीक है। अगर 9 महीने के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इधर उधर हो गया तो प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसकैरेज भी बोलते हैं कभी कभी। अगर वो प्रेगनेंसी नाकाम हो जाए, 9 महीने तक नहीं हो जाए, बच्चा जिंदा नहीं होगा, मरा होगा, तो दिस इज कॉल्ड एज मिसकैरेज। एक और लफ्ज है एबॉर्शन। एबॉर्शन। कभी कभी प्रेगनेंसी लग जाती है, फिर वो जो फीमेल है वो नहीं चाहती है कि मैं इस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में जगह दूं। वो कहते हैं कि मैं इसको टर्मिनेट करना चाहती हूँ। सो टर्मिनेट करने के लिए जो प्रोसेस है वो है एबॉर्शन। और एबॉर्शन के लिए अपने रूल होते हैं। आई थिंक दैट इज 4 to 3 months। आई थिंक 3 महीने के बाद जो बच्चा है उसको टर्मिनेट करना अच्छी बात नहीं है, वो इलीगल है, राइट? तो जो भी क्लिनिक में फीमेल जाते हैं टर्मिनेशन के लिए कि मैं टर्मिनेट, वो देखते हैं कि अगर उसका टाइम पूरा नहीं हुआ है, वो छोटे उम्र में है, तो वो टर्मिनेट कर लेते हैं। अगर ज़्यादा उम्र का बच्चा था उसको टर्मिनेट नहीं करते हैं। ये इलीगली बहुत ही बुरी बात है। और मैंने इस पर एक मूवी भी देखी थी, वो कई USA में बनी थी, बाकायदा ट्रू स्टोरी थी कि एक क्लिनिशियन है, वो
इस तरह क्लिनिक बनाया होता है, वो जो भी फीमेल आते हैं किसी भी टाइम का हो बस वो टर्मिनेट करता था। तो बड़ा अजीब सा था, आप लोग भी देख ले वो मूवी में, बाद में आपको नाम बता दूंगा आपको। सो दैट वाज एबॉर्शन। अब हम आ जाते हैं बर्थ की तरफ। बर्थ के दौरान ये आप लोग एक याद रखिए कि प्लेसेंटा जो है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है लैक्टोजिन। लैक्टोजिन हार्मोन क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करना शुरू करेगा। बच्चे ने 9 महीने के बाद आना है, उसको दूध देना है, तो दूध देने के लिए पहले से जो फीमेल के जो मेमोरी ग्लैंड यानी जो चेस्ट छाती होती है, ठीक है, जहाँ से बच्चे को दूध मिलता है, वो डेवलप करना शुरू कर लेते हैं। बंदोबस्त शुरू हो जाएगा तो सबसे कॉल करेगा लैक्टोजिन करेगा। ये कहाँ से रिलीज होगा, प्लेसेंटा से, राइट, क्योंकि प्लेसेंटा भी तो है। और इसके अलावा जो हेमियन का जो एम्ब्रियो है, शुरू में एम्ब्रियो क्या नाम है, 3 मंथ के बाद एम्ब्रियो का नाम क्या हो जाएगा, फीटस। 3 मंथ से पहले एम्ब्रियो कहेंगे, 3 मंथ के बाद बच्चे का नाम क्या होगा, फीटस होगा। और याद रखिएगा कि जो बच्चे के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, बोन्स है, जो मेजर ऑर्गन्स है वो 12th वीक में बन जाते हैं, 12वें हफ्ते में बन जाते हैं, यानी 3 महीने में बन जाते हैं। 3 महीने के बाद वो कंप्लीट बच्चा होगा, लेकिन 3 महीने से पहले वो नामुकम्मल होगा, राइट। अब आ जाते हैं हाउ बर्थ बिगिंस। बर्थ शुरू कैसे होता है। तो बर्थ को शुरू करने के लिए एक लफ्ज है लेबर पेन। लेबर पेन का मतलब यह है कि जो फीमेल यूटेरस है, यहां बच्चा पड़ा हुआ है, सही है, इस यूटेरस को कंट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यूटेरस के दीवार के अंदर मसल्स होते हैं। 3 तरह के लेयर्स आपने पढ़े थे, 3 में से जो दरमियान वाला था उसका नाम था मायोमेटीरियम, बिल्कुल जो था मायोमेटीरियम। मायोमेटीरियम किस मसल का बना था, स्मूथ मसल। तो यहां पर स्मूथ मसल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे वो मसल कंट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, फीमेल की बॉडी में एक किस्म का पेन प्रोड्यूस हो जाएगा। उस पेन को क्या कहते हैं, लेबर पेन। इस दर्द को शुरू करना होगा। ये दर्द जो है, ये कंट्रैक्शन जो है, ये बच्चे को बाहर लाएगा। सो सबसे पहले जो टारगेट है हम लोगों का वो क्या है कि मां के बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाए, पेन स्टार्ट हो जाए। और पेन है क्या चीज, कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस मसल। ये तो यूटेरस है, बेग है, बच्चा इधर पड़ा हुआ है, तो इसको करना है। मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक हार्मोन चाहिए। उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये सारा गेम हार्मोन का है। ऑक्सीटोसिन आएगा, क्या चीज स्टार्ट करेगा, कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। बट ऑक्सीटोसिन को कौन लाएगा, ऑक्सीटोसिन को लाने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करना पड़ेगा। सो क्या होगा, आपको तो पता है कि 9 महीने से प्रोजेस्टेरोन मेहनत कर रहा है, प्रेगनेंसी मेंटेन कर रहा है। अब प्रोजेस्टेरोन की ड्यूटी को खत्म करना होगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम ना हो जाए। अब प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कौन कम करेगा, इस बात को समझाने के लिए हम चले जाते हैं बेबी के ब्रेन की तरफ। ये बेबी है जो हुक्म देता है कि मैंने बाहर आना है। सबसे पहला सिग्नल कहां से मिलेगा, बच्चे से मिलेगा। आइए यहां पर ACTH का पूरा नाम है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल जाता है। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हार्मोन निकलेगा,
ACTH। ये बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और कहां पे जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड। बच्चे के पास तो गुर्दा भी है, गुर्दे के ऊपर तो एड्रिनल ग्लैंड भी है, तो वो हार्मोन बच्चे के गुर्दे पर आएगा। स्टार्ट हुआ कहां से? पिट्यूटरी से स्टार्ट हुआ, गुर्दे पर जाएगा, बच्चे के गुर्दे पर। वहां पर कौन सा हार्मोन निकालेंगे? कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, इनको बोलेंगे भाई निकलो। जब कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स बच्चे के बॉडी से निकल जाएंगे, बच्चा और मां एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है कि नहीं है? किस चीज के थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए मां के खून में शामिल हो जाएगा, राइट? मां के खून में जब कॉर्टिकोस्टीरॉइड आ जाएंगे मदर्स ब्लड में, ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड वो काम करेंगे जो मैंने आपको बताया था, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर देगा, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा। जो हम चाहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए, ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है मदर के, यस राइट, निकलता तो वहां से। तो फिर ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, ये जाएगा कहां पर? यूटेरस के अंदर जो मसल है उसकी कंट्रक्शन को स्टार्ट करेगा, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगी। जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगी तो बच्चा बाहर आएगा, हम इसको क्या बोलते हैं? बर्थ। सो ये था बच्चे के बाहर आने से पहले की कहानी, राइट? अब बच्चा बाहर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बर्थ। और उसके स्टेजेस है हमारे पास, 3 स्टेजेस है। नंबर 1 डायलेशन, नंबर 2 एक्सपल्जन, नंबर 3 प्लेसेंटल स्टेज। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं डायलेशन की तरफ। डायलेशन में जैसे कि आपको बताया गया था कि जो यूटेरस होते हैं, यूटेरस में यहां पर एक छोटा सा नेरो सा पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? या दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स। सर्विक्स का साइज आमतौर पर 1 से 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब बेबी बाहर आएगा तो उस दौरान 10 से 11 सेंटीमीटर इसका साइज बड़ा हो जाएगा। और यूटेरस का साइज कहता है 24 टाइम्स बड़ा हो जाएगा अपने नॉर्मल से, जब बच्चे की डिलीवरी होती है। तो ये था, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डायलेशन। जब सर्विक्स का साइज बड़ा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डायलेशन। और जिसे मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे की डिलीवरी के लिए माँ के पेट में यूटेरस के अंदर जो मसल्स है वो क्या करना शुरू करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, उसको हम लेबर पेन बोलते हैं। तो वो जो दर्द है, वो दर्द पहले हर 20 मिनट के बाद आएगा। 20 मिनट के बाद दर्द आया, फिर खत्म, फिर 20 मिनट के बाद फिर से दर्द आया। सो हर 20 मिनट के बाद ये पेन आएगा, फिर खत्म, पेन आएगा, फिर खत्म। तो ये पेन आहिस्ता आहिस्ता तेज हो जाएगा। कैसे? एक टाइम आएगा कि हर 1 मिनट के बाद, आफ्टर एवरी 1 मिनट, दर्द तेज हो जाएगा। दर्द जितना तेज हो जाएगा उतना ही डिलीवरी के चांसेस भी शार्प हो जाएंगे। सो डायलेशन के बाद दूसरा चीज है एक्सपल्जन। एक्सपल्जन इंग्लिश लफ्ज है, कमिंग आउटसाइड। एक और बात याद रखिएगा, बच्चा जब मां के पेट के अंदर होगा तो बच्चे के आसपास मेम्ब्रेन भी तो होंगे, पर्दे भी तो होंगे। वो बच्चा उस पर्दे के अंदर पड़ा रहेगा और उधर पानी भी होगा। उस थैले का नाम क्या है जिसमें बच्चा पड़ा हुआ है? एमनियोटिक सैक। और इसी थैले के अंदर पानी भी है, उस पानी का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। जब यूटेरस कंट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है तो उतनी तेज कंट्रैक्शन से ये थैला फट जाता है। थैला फट जाएगा, थैले का पानी बाहर आएगा और उसके साथ साथ बच्चा भी क्या करेगा? बच्चा भी बाहर आएगा। बच्चा बाहर जब आएगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे लग जाते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन। दैट इज वाई
मदर को जो है बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है इस केस में कि बच्चे के लिए वो कितना दर्द जो है बर्दाश्त करती है। ये कहता है ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा। इस दौरान एक प्रॉब्लम है कि बाज़ औरतों में जो बच्चा होता है उस नॉर्मली बच्चे का हेड पहले आता है, हेड कम्स फर्स्ट, बट बाज़ औक़ात बच्चा घूम जाता है और हेड के बजाय उसकी टांगे जो है वो बाहर आ जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है। इस तरह का बच्चा बड़े मुश्किल से बाहर आएगा। तो अभी भी कुछ केस भी हमने जो सुना था, वो जो बच्चा बाहर लाया था उसका हेड बॉडी के अंदर ही रह गया था। आई थिंक इधर ही कहीं हमारे सिटी में कहीं पर मैंने सुना था, सुबह में कहीं सुना था, न्यूज़ में मैंने सुना। तो वो गलत तरीके से अनट्रेंड पीपल होते हैं ना, ऐसा करते हैं। तो ऐसे केस में अगर टांगे बाहर आई तो उसके लिए सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है, कैंची से थोड़ा सा काटना पड़ता है ताकि वो बच्चा बाहर आ जाए। उसका रास्ता थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, बच्चा बाहर आ जाए। एंड सम टाइम ऑपरेशन भी करते हैं, डायरेक्ट पेट को ऑपरेट करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। सही है, तो ऐसा केस भी होता है। तीसरा जो स्टेज है वो है प्लेसेंटल स्टेज। ये स्टेज बड़ा रिलैक्स स्टेज होता है क्योंकि यहाँ बच्चा बाहर आ चुका होता है। अब आफ्टर बर्थ की कहानी शुरू हुई। आफ्टर बर्थ में क्या होगा कि जब अच्छा यहाँ पर अगर बच्चा पड़ा हुआ है, लेट सपोज बच्चे के साथ जो है एक पाइप भी है, उस पाइप का नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। सही, पाइप है। और ये पाइप फिर यहाँ पर कनेक्ट है एक टिश्यू के साथ जिसका नाम क्या है? प्लेसेंटा। जब बच्चा बाहर आएगा तो ये प्लेसेंटा भी बाहर आएगा, पाइप भी बाहर आएगा, और इधर जितना भी खून वगैरह है, ब्लड भी बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में क्या होगा? ब्लड बाहर आएगा, बाकी जो डेड सेल्स है वो भी बाहर आएंगे, प्लेसेंटा भी बाहर आएगा। अच्छा, प्लेसेंटा को फिर थोड़ा सा स्क्वीज किया जाता है, इसे निचोड़ देते हैं ताकि वो जो उसके अंदर खून है वो बच्चे के पेट में चला जाए। फिर डॉक्टर क्या करते हैं? उस प्लेसेंटा को टाइट करते हैं, बांध लेते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम काट देते हैं। प्लेसेंटा को अम्बिलिकल कॉर्ड को प्लेसेंटा के साथ ही ज़ाया कर देते हैं। बच्चे से जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, बच्चा सांस लेना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे सांस लेना शुरू करते हैं उसको अम्बिलिकल कॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। पहले बच्चा सांस लेता था अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए। जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो जैसे वो सांस लेते हैं फिर उसको अम्बिलिकल कॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती, अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना पड़ता है। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के साथ अटैच है यहाँ पर, ठीक है, तो वो काट देते हैं। जैसे बच्चा हो जाता है, आप देखिए वहाँ उसके ऊपर या उसको थोड़ा सा ऐसे कटिंग स्कैर बना हुआ होता है, ठीक है, पेट के बिल्कुल सेंटर में। तो इस स्टेज का फिर नाम हम लोग क्या रखेंगे? प्लेसेंटल स्टेज। इसमें टाइम कितना लगता है? 10 से लेकर 15 मिनट, यानी बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पर कुछ खून भी मतलब ज़ाहिर है ज़ाया हो जाता है। 350 मिली लीटर या सेंटीमीटर क्यूब का खून ज़ाया हो जाता है। सो दैट वाज अबाउट द बर्थ। अच्छा, इसमें मैंने आपको जैसे आपके कोर्स के मुताबिक बताया, बिकॉज मैं कोई गायनाकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। गायनाकोलॉजिस्ट वही जो इन के साथ जो लेडी डॉक्टर ये डिलीवरी का केस हैंडल करती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिक्स। और जो लेडी डॉक्टर जो है वो बीमारियों का इलाज करती है, इस केस में जो बीमारी आती हैं, दे आर कॉल्ड एज गायनाकोलॉजिस्ट। सही है। सो गायनाकोलॉजिस्ट, मैं ना तो गायनाकोलॉजिस्ट ना ऑब्स्टेट्रिक्स हूँ, बट जो आपके कोर्स में है वो मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी का मतलब ये है बच्चे का ना होना। बाज़ लोग शादी करते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। मेल के अंदर जो इनफर्टिलिटी है, औलाद का ना होना, उसकी कुछ वजूहात। एक है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब मर्द हजरात जो है उनके अंदर स्पर्म होता ही नहीं है। दुनिया में 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका स्पर्म होता ही नहीं है। वजह क्या है कि उनके जो स्पर्म की नालियाँ आपने सुनी थी, टेस्टिस के अंदर बाज़ जो नालियाँ थी वो कहते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक, या उन पर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से वो स्पर्म आता ही नहीं है।
वो जो सीमन वगैरह है वो तो आता होगा, बट स्पर्म नहीं निकलता। दिस इज द फर्स्ट रीजन। नो स्पर्म इज कॉल्ड एज़ोस्पर्मिया। कुछ लोगों में स्पर्म निकलते हैं बट वो अपने नॉर्मल लेवल से कम होते हैं। बच्चा देने के लिए 20 मिलियन पर ml, एक कतरे में 20 मिलियन स्पर्म का होना लाजमी है। कितने में? एक कतरा पानी जब बॉडी से निकलता है ना इजैकुलेशन के दौरान, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक कतरे में कितना होना चाहिए? 20 मिलियन स्पर्म का होना जरूरी है। अगर वो 20 मिलियन से कम थे फिर बच्चा नहीं होगा। ये बंदा जितना भी मेहनत करे कोई फायदा नहीं। तो दैट वाज कॉल्ड एज ओलिगोस्पर्मिया। थर्ड, बाज स्पर्म का तो अपना एक खास शेप है, हेड होता है, टेल होता है। बाज लोगों में स्पर्म का शेप चेंज हो जाता है, ठीक ठाक सब कुछ है बट स्पर्म का शेप जो है वो सही नहीं रहता। बाज लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज होती है, एंटीबॉडीज अटैक करते हैं इनके अपने स्पर्म पर, इसके स्पर्म को किल कर देते हैं, अटैक कर लेते हैं। सो भी ये केस है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेल इनफर्टिलिटी। मेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और अब आते हैं फीमेल की तरफ। फीमेल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेल ठीक ठाक होगा, फीमेल में अगर प्रॉब्लम हुआ तभी भी नहीं होगा। फीमेल में क्या क्या मसले हो सकते हैं? सबसे बड़ा मसला हार्मोन्स का है। पता है अंडा बनाने वाला वो फॉलिकल जो था, कौन बनाता था फॉलिकल? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। अगर FSH हार्मोन सही काम नहीं करे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, फॉलिकल बनेगा ही नहीं। जब फॉलिकल नहीं बनेगा तो उसमें अंडा कहां से आएगा? इसी तरह अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूटी सही अदा ना करे तभी भी ये मसला होगा। तो फीमेल में सबसे बड़ा फोकस हम किस पर देते हैं? हार्मोन्स पर। हार्मोन्स बैलेंस है तो ठीक है। सेकेंड, बास फीमेल में वो जो नाली थी जिसमें अंडा सफर करा था, क्या नाम था? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, वो ब्लॉक हो जाते हैं, अंडा उसमें सफर नहीं करता, नहीं आ सकते। बाज फीमेल के सर्विक्स में म्यूकस होता है, म्यूकस। वो म्यूकस पतले होते हैं, उसमें स्पर्म बड़े आसानी से तैरता हुआ आगे जाएगा, सफर करेगा। लेकिन बाज फीमेल में ये म्यूकस उस क्वालिटी के नहीं रहते, स्पर्म उसमें मूवमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए भी औलाद नहीं हो सकती। तो बहुत सारे वजूहात हैं जिसमें से कुछ मैंने आपके सामने बता दिए। इसको भी टेस्ट करना पड़ता है। मेल में भी इन्फेक्शन हो सकती है बाज़ औक़ात, फीमेल में भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। सो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बेऔलादी के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेमोरी ग्लैंड की तरफ। मेमोरी ग्लैंड जैसा कि आपको पता है कि ये वो ऑर्गन होते हैं, ग्लैंड होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दूध प्रोड्यूस करते हैं। अगर फीमेल बॉडी पर जो है देखा जाए, सो हियर इज अ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के साथ दिस इज कॉल्ड एज द निपल, राइट, इसका निपल। और यहाँ पर छोटी छोटी सी नालियाँ हैं जो यहाँ से आती हुई इधर कनेक्ट है, और यहाँ से आ रही बहुत सारी नालियाँ जो है इस निपल के साथ कनेक्ट है। ये जो नालियाँ हैं, इस नालियों के अंदर क्या है? लिम्फ है। लिम्फ मतलब वो लिम्फेटिक डक्ट्स है जो लिम्फेटिक फ्लूइड को ला रहे हैं। इसके अंदर जो है मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू होगा। ये जो मेमोरी ग्लैंड है पूरा का पूरा, ये तभी स्टार्ट हो जाते हैं जब प्रेगनेंसी लग जाती है, तब इसकी डेवलपमेंट भी शुरू हो जाती है, राइट। इसमें बंदोबस्त शुरू किया जाता है। कौन सा हार्मोन है जो यहाँ पर बंदोबस्त करेगा दूध का? वो है प्रोलैक्टिन, सही। प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन आकर ये यहाँ से इन ट्यूब्यूल्स को भी बना देगा और यहाँ पर दूध का बंदोबस्त किया जाएगा। जब दूध बाहर आएगी तो दूध के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है। वो लोग कहते हैं बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए। दरअसल माँ के दूध के अंदर एक बहुत ही स्पेशल किस्म का दवाई है, दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। ये है क्या चीज़, उसका नाम? कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम जो है इसके अंदर कुदरती एंटीबॉडीज़ होती हैं। क्या होती हैं? कुदरती एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ बच्चे की हिफाजत करेगी। जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसको बीमारी कम लगती है, और जो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता वो अक्सर डिजीज़ जल्दी जल्दी से लगते हैं। उसकी वजह क्या है? कि माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं।
और ये एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रम में शामिल है। ट्रू मिल्क 3 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं बच्चों को, और दूध 2 साल तक दिया जाता है। एक और मजे की बात, जो मैं अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे रही है, वो माँ जो है उसको परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ से परहेज़ करने की? बाज़ माएँ परहेज़ इसलिए करती है, कहते हैं कि बच्चा दोबारा ना हो जाए, ठीक है, दोबारा बच्चा ना हो जाए, तो परहेज़ करती है, कंडोम यूज़ करती है, या बाज़ औरतें इंजेक्शन लगाती हैं। इंजेक्शन दवाई लेने से क्या होगा, वो अपने शौहर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करेगा बट बच्चा नहीं होगा, राइट। दिस इज आल्सो कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, राइट। दिस इज आल्सो कॉल्ड कंट्रासेप्शन, ठीक है। वो जो दवाई लेते हैं उसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव्स, जो औलाद नहीं होने देते, ठीक है। तो ये फीमेल खुशकिस्मत होगी जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध दे रही है, बहुत ज़्यादा लाजमी है। ऐसे औरत को ना दवाई खाने की ज़रूरत है, ना इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, उसको बच्चा नहीं होगा। वो बड़े आराम से अपने शौहर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, बच्चा नहीं होगा जब तक वो दूध दे रही है। बाज़ औरतें बच्चे को दूध देते हैं लेकिन उसके दौरान उसको फिर से प्रेगनेंसी लग जाती है, वो कुछ अलग केसेस हैं, बट यूजुअली ऐसा होता है, राइट। एंड देन वी कम टू टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो है ये बेऔलादी का एक इलाज है। वैसे तो बहुत सारे इलाज है बेऔलादी के, उसमें से एक है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। जिन लोगों का ओविडक्ट ब्लॉक है, अंडा सफ़र नहीं कर रहा, राइट, या स्पर्म का लेवल कम है, राइट, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक माँ की बॉडी में अंडा तो है, अंडे को हम लोग एक ट्यूब में डाल देते हैं। फादर के पास तो स्पर्म है, उससे एक स्पर्म जो है यहाँ पर मिला देते हैं, तो माँ के जिस्म के बाहर हम अंडा और स्पर्म को मिलाएंगे। इधर क्या बनेगा, ज़ायगोट बनेगा। इस ज़ायगोट को इधर ही नहीं छोड़े, ये ट्यूब के अंदर बड़ा नहीं होएगा, इस ज़ायगोट को वापस माँ के पेट के अंदर ले जाए। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ग्रो करेगा। दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबीज़। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कुछ बीमारियां हैं जो सेक्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, और वो है आपके कोर्स के हिसाब से गोनोरिया, साइफिलिस, जेनिटल हर्प्स एंड एड्स। आपने याद क्या करना है, गोनोरिया किस की वजह से होती है? वो एक जरासीम है जिसका नाम है निजीरिया गोनोरिया, जरासीम का नाम है। ये क्या करते हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। अगर मेल है फीमेल दोनों में क्या करते हैं, इन्फेक्शन लाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज गोनोरिया। अगर किसी औरत को ये बीमारी है और वो बच्चा दे रही है, बच्चा जब डिलीवरी हो रहा होता तो बच्चे को भी अच्छा खासा इन्फेक्शन लग जाता है। ये बीमारी सेक्स के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो सकती है क्योंकि ये सेक्सुअल ऑर्गन को ही इन्फेक्ट करती है। साइफिलिस ये भी क्या है, एक डिजीज़ है, लेकिन इसके बारे में जो बैक्टीरिया है वो आपने नाम याद रखना है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया का नाम है। कौन सा बैक्टीरिया है, स्पायरोचीट। ये स्पायरोचीट ऐसा बैक्टीरिया है जिसका शिकार आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है, स्पायरोचीट बैक्टीरिया। ये इसकी वजह से होती है। इसमें होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, इसमें भी पेनिस है या विजाइना है, ठीक है, वो डैमेज हो जाएगा। इसके साथ साथ बच्चे का आई भी डैमेज हो सकते हैं, बोन भी डैमेज हो सकते हैं, जॉइंट भी डैमेज हो सकते हैं इस बीमारी में, साइफिलिस में। जेनिटल हर्प्स ये बैक्टीरिया का बीमारी नहीं है भाई, ये वायरस वाली बीमारी है, और उसका नाम क्या है, वायरस का नाम है हार्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2। ये वायरस का डिजीज़ है। इसमें भी क्या होगा कि जो जेनिटल ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको इन्फेक्शन लग जाती है। इन्फेक्शन तो सब में लग जाती है, बट सिर्फ नाम याद रखना है कि ये वायरल है, वो बैक्टीरियल है। और ये भी कौन सा है, ये भी वायरल डिजीज़ है। एड्स तो आपने सुना होगा, इसका बाकायदा एक पूरा लेक्चर फर्स्ट ईयर में मौजूद है। एड्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सो बी केयरफुल वाइल अवॉइड इलीगल immoral sexual contact, follow the Islamic rules,
right? Have a very good life, right? So see you in the next lecture. Thank you.